अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई रोज़ से ये बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ क्या करना है और इन जजेस को काबू करने के लिए कोई आइनी तरमीम लानी है, कोई नया बिल लाना है, तादाद कम करनी है, बढ़ानी है। इनकी रिटायरमेंट एज पहले खबर ही आई और उसकी लॉ मिनिस्टर ने तस्दीक भी की कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 65 की बजाय उनकी रिटायरमेंट एज 68 कर दी जाए। उसका नतीजा ये होता कि शायद मंसूर अली शाह और कुछ और जजेस उस दौरान रिटायर हो जाते और फ़ाइज़ ईसा अपनी कुर्सी पर बरकरार रहते। हुकूमत को लगता था कि शायद ये अरेंजमेंट उनको सूट करता है। ये अप्रैल के महीने में ये तजवीज़ डिस्कस भी की गई, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद अभी चंद दिन पहले ये खबर आई कि ये 65 की बजाय 62 अगर कर दें रिटायरमेंट एज, तो फिर भी मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला और कुछ दूसरे जजेस जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर भी शायद हुकूमत को अपना फ़ायदा नज़र आता होगा। अब ताज़ा तरीन ये है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल दानियाल चौधरी साहब मूव करेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल को वक़्त तब मिलेगी कि हुकूमती जमात जो है उसको सपोर्ट कर दे। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है उसमें इजाफा तजवीज़ किया गया। तादाद अभी 17 है उस एक्ट के अंदर, और ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दरकार नहीं है, एक्ट के ज़रिए इसको बढ़ाया जा सकता है। वो 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहते हैं। तो क्या 23 करने से हुकूमत को फ़ायदा होगा? दूसरी तजवीज़ साथ इसी बिल के अंदर ये भी है कि जब रिव्यू फाइल होगा तो रिव्यू में पहले से बड़ा बेंच बैठेगा। तो बड़ा बेंच अगर बैठता है, और ये माजी से भी वो कह रहे हैं कि इसका इतलाक़ हो, अगर ऐसे ही पास हो जाता है तो फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला केस जो गले की फांस बना हुआ है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और हुक्मरान जमात के लिए भी, हुक्मरान जमात बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद कहना चाहिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को इजाफी सीटें जो मिलके 2/3 अक्सरियत हासिल करने की ख्वाहिश थी, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने उसके ऊपर पानी फेर दिया। अगर ये माजी से भी इसका इतलाक़ हो और बड़ा बेंच बैठे और इस फैसले को किसी तरीके से अंडू हो जाए, ये बहुत बड़ी एक छक्का मारने वाली बात है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ चीज़ होने वाली है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो शायद हुकूमत के वो ख्वाब पूरे हो जाए कि 2/3 अक्सरियत लेकर कुछ ऐसी आइनी तरमीम कर गुजरे जो उसकी दिली ख्वाहिश है करने की। क्या ऐसा हो जाएगा? ये आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड के तौर पर मैं आपको बताऊँ, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब, वो इन मामलात के अंदर बहुत रिसर्च करते हैं। उन्होंने अभी मैं उनसे पूछ रहा था कि ये जजेस की तादाद के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला वो स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का वाक़या याद है जो PMLN के दौरे हुकूमत में हुआ था। पंजाब हाउस से एक बाकायदा जत्था आया था, जो आम तौर पर शुनीद यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने उसको अरेंज किया था। स्टॉर्मिंग हुई, बाद में PMLN के 1-2 लीडर्स को सज़ा भी हुई, और स्टॉर्मिंग की इब्तदा उस वाक़े की जो लड़ाई थी जस्टिस सज्जाद अली शाह से, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 13 से 17 करने के तनाज़े के ऊपर शुरू हुई थी। सज्जाद अली शाह तादाद इजाफ़ा करना चाहते थे, PMLN उस वक्त उसको इजाफ़ा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इजाफ़ा होता तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और कुछ दीगर जजेस, वो आम इम्कान यही था कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट किसी और को तैनात कर दिया जाएगा। PMLN इस चेंज को नहीं चाहती थी, और उसके नतीजे में तनाज़ा एक ऐसी स्टेज पर आया, एक तकरीर मियाँ साहब ने की और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ हो गया। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के दौरान ही फिर वो स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट का वाक़या पेश आया, और बाद में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, और फिर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब जो थे वो चीफ़ जस्टिस बन गए जब 2 हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई। इतना बड़ा क्राइसिस हमने क्रिएट किया जजेस की तादाद के तनाज़े के ऊपर। क्या दोबारा हम उतना ही बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट करने की तैयारी करके बैठे हुए हैं? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। इतना ही आसानी से, इतना ही खुश उसलूबी से हुकूमत सारा कुछ कर गुजरेगी, और सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिसने 8 की अक्सरियत से वो फैसला दिया हुआ है, वो आराम से बैठा देखता रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ ये करवाना चाहते हैं जजेस की तादाद बढ़ा कर करवा लें। मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे शेख वकास अकरम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शाह कावर साहब हैं मारूफ माहिर कानून है, मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं PMLN से, सबको खुश आमदीद कहते हैं। शेख वकास अकरम साहब, सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज ये है कि आपसे सीटें किस तरीके से वापस ले ली जाएँ, वो जो 41 जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी चला गया, लेकिन ये जजेस की तैनाती और इनकी तादाद में इजाफा एक नई तजवीज़ है। आपको लगता है कि इससे कुछ शॉर्टकट निकल आएगा? नहीं सर, मैं नहीं समझता। इनका तो यही इरादा होगा और इनकी ख्वाहिश होगी और प्लानिंग भी यही होगी। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फौरी शॉर्टकट इनके सामने है जिससे ये तादाद बढ़ा के जो ये करना चाहते थे वैसे अपनी 2/3 करके वो कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो। मैं ये समझता हूँ कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। बहुत सी रिजेंटमेंट ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी जजेस मौजूद हैं वहाँ भी है, वकला में भी है, बार्स में भी है, पब्लिक में तो हम समझते हैं ही है, कोई हमसे एग्री करे या ना एग्री करे। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इस किस्म की कोई भी मूव जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होगी।
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस रतन मनीला, आम तौर पर जाना ही जाता है कि ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर बड़ी वो ताकतवर पोजीशन इख्तियार करते हैं। तो फिर इशू क्या है? ऐसा जज तो नेक नाम होता है जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक तवाना पोजीशन ले खड़ा हो जाए अपनी टांगों में। हाँ बिल्कुल। तो फिर इशू क्या है उनसे? नहीं, हमें तो उन दोनों से, आपसे नहीं, मैं तो हुक्मरान जमात की कोशिश के ऊपर पूछ रहा हूँ कि इशू क्या है हुकूमत को उनसे? मेरे ख्याल में वो इनकी अलाइनमेंट नहीं होगी, क्योंकि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ये अलाइनमेंट्स अपनी करते रहे हैं, जजेस को अंगेज करते रहे हैं। मिसालें मीडिया में माजी में आप तारीख़ में चले जाएं और फिर जहाँ बातें नहीं मानी गई वहाँ हमले भी करते रहे हैं। फिर अभी माजी करीब के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसे करके गालियाँ वालियाँ भी निकालते रहे हैं। बंदियाल साहब के वक्त वो किया गया था। तो वो सारा हर सियासतदान अपने टाइम में उसका दिल यही होता है मलिक साहब, भाई ये पुलिस भी साड़ी मतहत होवे और वकील भी साड़ी गल सुनन और ये जज भी साढ़े मतहत हो जान, वह हमारी, और ख़ुसूसन वो पार्टियां जिनकी अपनी जो है वो तादाद नहीं होती और वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ के आए होते हैं, तो उनको अपने इरादे जो है वो कामयाब करने के लिए फिर इन सारे टेंटिकल्स की ज़रूरत होती है। आपने भी काजी फायजी साहब के ऊपर रेफरेंस इसीलिए फाइल किया था? देखें, वो जिन्होंने फाइल किया था या करवाया था उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी पोजीशन दे चुके हैं, आरिफ अलवी। मैं ये समझता हूँ कि अब तो वो क्वेश्चन ही कोई नहीं है, अब तो ये सारे दूध छोड़ा गए। इमरान खान और आरिफ अलवी साहब दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ख्याल में किसने करवाया था? ज़बरदस्ती करवा लिया था? इमरान ने अपनी मर्जी से किया था? नहीं सर, काम तो सारे अपनी मर्जी से, कोई ज़बरदस्ती तो कोई नहीं होती, किसी के साथ भी कोई नहीं होती। वो जिन्हें कहते हैं हमने वो, आपने सुना नहीं वो हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी थी, कोई ज़बरदस्ती तो कोई नहीं होती, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं होती ना, फेक किस्म का। ये सारी इस तरह वो चाहे मैं कमा अपनी पार्टी के हवाले नाल, चाहे मेरा कोई और अजीज का है, ये ज़बरदस्तियाँ कोई नहीं होंगी। उससे ले गल होंगी मलिक साहब वारे दी। शाह खावर साहब, इसमें कानूनी पोजीशन क्या बनती है? ये प्राइवेट मेंबर बिल है, कुछ इसमें उतना भी वजन नहीं है जब तक हुकूमत इसके ऊपर मोहर लगा ना दे, लेकिन कुछ ऐसी तैयारी है। जरदारी साहब गए मौलाना साहब से मिलने, नूर आलम का एक और बिल आ गया है, वो कुछ और ही चाहते हैं, कॉन्टेम्प्ट वाला ही मामला ख़त्म कर दिया जाए, तो कुछ करने की तैयारी मौजूद है। देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल तो अभी आपने देखा कि अभी माजी करीब में एक बिल पेश हुआ था और उसको बड़ी पजीराई मिली थी। अभी ये जो इलेक्शन लॉस में जो तरमीम की गई थी, तो प्राइवेट मेंबर बिल मेरा ख्याल है कि एक हिकमत अमली का नतीजा है और उसके मुताबिक उन्होंने ये तरमीम करनी है। लेकिन मैं जहाँ तक जजेस की तादाद के बढ़ाने का ताल्लुक़ है, उसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कुछ और मोटिव्स भी शामिल हैं, लेकिन बतौर वकील मैं ये कहता हूँ कि ये 23 नहीं, कम से कम 30 जजेस पे इनको तादाद कर देनी चाहिए, जितनी के पेंडेंसी है और जितनी जो कम से कम 5 हमारी हाई कोर्ट्स हैं, 2 जो है वो मतलब 4-5 ट्राइब्यूनल्स हैं, उनकी अपीलें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि पिछली बहुत सारी गवर्नमेंट्स को और पार्लियामेंट्स को इसकी तादाद ज़्यादा कर देनी चाहिए। सर, एक दफ़ा 30 की गई थी और इसाकदार साहब ने फाइनेंस बिल के अंदर इसकी प्रोविजन डाल दी थी जब पीपल्स पार्टी की 2008 की हुकूमत बनी थी और फाइनेंस मिनिस्टर इसाकदार ने पहला बजट पेश किया था। फॉर फ्यू मंथ्स ये रहे थे पावर में, तो उसके अंदर फाइनेंस बिल के अंदर इन्होंने प्रोविजन डाल दी थी, लेकिन वो रेलिवेंट एक्ट को अमेंड नहीं किया था, इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं होता था। मैं इसको तो अप्रिशिएट करता हूँ कि तादाद अगर बढ़ानी है तो उसकी तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसके जो पोलिटिकल मोटिव्स हैं वो तो अपनी जगह मौजूद है। असल में करने की जरूरत है, उस पर इख्तलाफ नहीं है। टाइमिंग और उसके ऑब्जेक्टिव जो है इस वक्त वो मुतनाज़ है, अपनी अहमियत है, उसकी अलग डायमेंशंस है। ऑफ कोर्स। लेकिन दूसरी अभी वकास साहब कह रहे थे ना कि इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो भी हमारे यहाँ पे एक बड़ा मैं समझता हूँ प्लेजेंट हिस्ट्री रही है हमारी कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कंधों पे बैठे बगैर नहीं आई। आप ना कंधों पे बैठे बगैर आई है, ना कंधों पे बैठे बगैर गई है। मैं आपको बताऊं कि ज़रूरत इस अमर की है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये कहा था कि पॉलिटिशियंस जो है ना, ठीक है, अपने अख्तलाफात हैं वो ख़त्म करके कम से कम इस नुक्ते पे तो कम से कम एक हो जाएं कि हम किसी के कंधे को जो है कंधा के लिए अपनी जो है वो किसी की बंदूक के लिए अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हम कम से कम इस पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएं कि हम जो है वो जमहूरियत जो असल रूह है आइन की
उसके ऊपर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और किसी तीसरी कुव्वत को ना दावत देंगे ना आने की इजाज़त देंगे। मैं सर, वो समझता कहते हूँ हैं ना, कि ताली दोनों हाथों से बजती है। यहाँ ताली दोनों हाथों से ये कंधा देने के लिए बजती है, माजरत के साथ। उनकी भी ख्वाहिश मौजूद है और ये कंधा लेने वालों की भी ख्वाहिश मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ये अफसोसनाक बात मौजूद है, ये अफसोसनाक बात है। रांझा साहब, आपसे भी पूछ लूँ, जजेस की तादाद, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि ये इन्होंने दुरुस्त निशानदेही की। वो अभी बिलाल कियानी का जो बिल था इलेक्शन वाला, वो आया तो प्राइवेट मेंबर बिल था, लेकिन अब आपने उसको एक्ट बना दिया और ये भी आप ऐसे ही करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। जहाँ तक ओवरऑल पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर इंटरनेशनली पब्लिश रिपोर्ट्स अगर आप देखें और आप रैंकिंग जो है जुडिशरी की पाकिस्तान की, अगर वो आप इंटरनेशनली देखें इन टर्म्स ऑफ शर्मनाक है। गिविंग जस्टिस, तो वो शर्मनाक है। और ये वो 30 करके सही हो जाएगी या 23 और करके ये सही हो सिविल जाएगी? कोर्ट से शुरू होती है, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट इन इटसेल्फ भी पेंडेंसी की टर्म्स में अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो पेंडेंसी भी बहुत लंबा पलंदा है। वो भी अगर पेंडेंसी ही बुनियाद रखी जाती है कि अल्टीरियर मोटिव तो कोई भी आप काम रखेंगे उसके साथ अटैच हो सकता है, जिस तरह शेख साहब ने भी फरमाया। सर, जो रेटिंग शर्मनाक होने की वजह है ना, उसकी मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। जस्टिस बंदयाल ने 63A का फैसला किया, जो आइन से मावरा, आइन के अंदर उसमें प्रोविजन ही मौजूद नहीं है। काजी फायज़ ईसा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर, इनकी बल्ले के निशान के ऊपर फैसला किया। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, काजी फायज़ ईसा को और सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आया। अब उन्होंने कहा हमने ये फैसला ही नहीं था दिया। इस वजह से हम दुनिया में शर्मनाक रेटिंग का शिकार है। अगर मुझे आंखों से नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है इलेक्शन, तो ये पता नहीं था कि हमारे फैसले के खिलाफ हो रहा अगर है। तो पाकिस्तान में फैसले बिल्कुल आइन और दस्तूर की रोशनी में किए जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट ना किया जाए तो फिर तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब सिर्फ हम या हमारी गवर्नमेंट्स या कोई और गवर्नमेंट, ये माजी में जुडिशरी की तरफ से कई दफ़ा इस तरह के फैसले होते आए हैं। अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए, प्योरली अगर परफॉर्मेंस को देख लिया जाए, तो यकीन मानिए कई दफ़ा एक बंदे को सज़ाए मौत हो चुकी थी सज़ाए मौत भी होगी, बंदा फांसी चढ़ गया, उसकी अपील जो थी वो उसकी फांसी लगने के बाद आई। सर, ये एक वाक़या नहीं है। हमारे जो पॉलिटिकल केसेस हैं, भुट्टो का केस, अब अदालत उसके ऊपर माफ़ी मांग रही है कि गलत काम हो गया। नवाज शरीफ को आपने नाहल कर दिया लाइफ टाइम, अब उसी अदालत ने उसको सारा कुछ अंडू करके क्लीन कर दिया। इमरान खान को आपने 32-33 साल की सज़ाएं दी हैं, इन्हीं अदालतों से सारी सज़ाएं ख़त्म होंगी, इन्हीं अदालतों से सारी ख़त्म होंगी। अगर इस तरीके से आपका जुडिशल सिस्टम चल रहा है ना, तो ये और अगर कोई 2-4 नीचे गिरने की दर्जे गुंजाइश है ना, तो हम और नीचे गिरेंगे। देखिए, ये मुल्क उस दिन सीधा हो जाएगा जिस दिन इस मुल्क की अदलिया ठीक होगी। ये एक हकीकत आप करने नहीं देंगे, ठीक है? ये कोई भी किसी की बात नहीं है, ये अदलिया खुद फैसला करना आप अदलिया को रिफॉर्म होने की बजाय ना उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम कुछ अगर मैनेज करते हैं तो क्या जनरल फैज ने कम मैनेज किया था अदलिया को? किया था, तो इन्होंने सलाह भुगत नहीं रहे। केस है वो जो रेफरेंस है, ये सच बताएं तो उसके पीछे कौन से मुलाकात, उसमें जनरल फैज साहब भी थे? नहीं, जनरल फैज अकेला नहीं, जनरल बाजवा के नाम भी साथ ले। हाँ ठीक है, क्योंकि नाम आया था डीजीसी का। हाँ जी, अब वो सारे के सारे लोग थे, ठीक है। काजी फायद ईसा को उसकी बीवी के ऊपर केसेस करना, ठीक है, ये कहेंगे अब इस तरह हो गया, यहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है। जैसे शौकत अजीज देखिए, फॉर वंस पाकिस्तान की जुडिशरी जो है, केस दी गल कर रहे हैं, अगर ये कौन सा फैजाबाद धरना केस, उसके उसमें नाम आ गया था डीजीसी का। अच्छा, उसमें भी नाम आ गया था। उसके बाद जब ये क्यूरेटिव रेफरेंस और रेफरेंस ये सब चीजें जहाँ से तैयार हुई थी, काजी फायद ईसा साहब वाला जो रेफरेंस आया था, उसके पीछे भी यही लोग थे ना सारे। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। तनाज़े की इब्तिदा वही थी, काजी फायद ईसा की। हाँ, वहीं से शुरू हुआ था। हमें तो पता है उसके बीच में ये सारा खुद बल्कि मानते थे और ये कहा करते थे कुछ लोग कि हम जो माइनिंग करके जा रहे हैं, जो माइनिंग हम करके जा रहे हैं। जब काजी फायद ईसा ने वो फैसला दिया था ना, नहीं, उसके बाद वो तनाज़ा शुरू हो गया। मेरी गल तो सुन लो। मैं कह रहे हैं कि जो फैजाबाद धरने के हवाले से कह रहे हैं, मेरे भाई को शायद अब इनकी अपनी पार्टी की पोजीशन का पता कोई नहीं है। उस पे जो कमीशन बना था, उसमें इनके जो वजीर थे, नहीं वो नहीं मैं बात कर रहा, जनरल फैज के हक में बयान दे के आगे थे। आपका ख्याल है कि वो जाके ऑन रिकॉर्ड उनके खिलाफ बयान देने की किसी पॉलिटिशियन में बशमूल इस गल में छोड़ो, हमारे दोस्त इनके मौसम साहब की हिम्मत है। लैंड दी लो नहीं ना, फिर हाई मॉरल पोजीशन ना लो ना। मतलब आपने कोर्ट किया केस में, उस कोर्ट केस में मेरा गलत मतलब जिस आदमी मैं ने ये नहीं बात कर रहा था। मैं जो रेफरेंस काजी फायद ईसा के खिलाफ बना के था, मैं रेफरेंस बनाने वालों में, रेफरेंस की बुनियाद यही थी, ठीक है, बुनियाद तो वो क्योंकि हमने बैकग्राउंड ब्रीफिंग सुनी हुई है, मुझे पता है कि इश्यूज क्या है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की पार्टीज को आपने कहा इकट्ठा होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। आज तक कौन नहीं बैठा और कहता रहा कि मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ नहीं बैठूंगा?
आज भी वो बंदा कहता है कि मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ नहीं बैठूंगा। जब मैंडेट लेके असेंबली में था ये भी गलत तब बात। भी वो कहता था इमरान खान मैं नहीं बैठूंगा। ये भी गलत बात। जब उसने ये आरटीए सिस्टम बैठा, जब सारा कुछ हुआ, जब कश्मीर का तनाज़ा हुआ, जब कोरोना आया, जब सारा वो प्लेन अटैक्स हुए पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर, तब भी उसने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। ये टेम्परामेंट जो है ना हमने तो मिसाक जमहूरियत तक किया, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, कहाँ तक तनाज़ात चले गए थे। हम इमरान साहब से कहते रहे कि आए पार्लियामेंट में बैठे, ये मसाइल बाहर ना लेके 13 में से शुरू हुए। हम कहने 13 से लेके 22 तक इमरान खान को मुसलसल ये कहते रहे कि तुम सियासी जमातों के साथ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं बैठे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पहले तो मेरे अजीज़ ने जो बात की ना जी, मैं उनको थोड़ी सी इख्तलाफ करूँगा एहतराम के साथ। मेरे भाई हैं, मैंने ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये नहीं कहा कि हम सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। हम सियासी जमातों के साथ बैठ रहे हैं। हमने सियासी जमातों के सात पहले भी अलायंस किए, अब भी अलायंस कर रहे हैं, इस वक्त अपोजिशन में भी अलायंस में बैठे हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये जो 3 जमातें हैं जो हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट के चोर हैं और जाली फॉर्म 47 पे आके बैठे हैं, इनके साथ हमारा बैठना एक मुनाफिकत होगी और उस वोटर के साथ धोखा होगा जिसने इनकी नफ़रत में हमें वोट किया है हमारी गैर मौजूदगी में। सो ये हमारा बड़ा एक मॉरल सा स्टैंड है, उसको शुगर कोट करने का उसका फ़ायदा नहीं। तुसा मेरी चोरी की थी, मैं थोड़े नाल नहीं बहता, कोई जोर है। अब कोई तीसरा आदमी आ जाए, चोर तो है थोड़ा भाई है, बह जाओ। 2014 में आप 4 सीटों के धरने के ऊपर आए थे, लेकिन उस वक्त भी आपने नासरुल मुल्क का कमीशन बनवाने के लिए मुज़ाकरात किए थे हुकूमत से। तो सियासी मुज़ाकरात हमेशा एक अच्छी ऑप्शन। 2014 बहुत सा सफ़र हो गया, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो नाकाबिल माफ़ी हैं, जिसके लिए बैठने के लिए उसमें बहुत सी तलखियाँ और बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं। सो इतना सिंपल नहीं है कि हाँ जी क्योंकि अब इनको लेजिटिमेसी चाहिए जिनकी पूरे मुल्क में 17 सीटें निकली और वो पूरे मुल्क में वज़ीर आज़म बन गए, तो अब ये हम आपके साथ बैठ जाएं और हमको इस तरह नहीं। एक बात आप ऑनेस्टली बताएंगे मुझे? हाँ, ये लाइव प्रोग्राम में आपसे पूछा जा सकता है, इमरान खान को अभी किसने पैगाम दिया था और अली मीन गंडापुर को किसने पैगाम दिया था जलसा मुलतवी करने के लिए? हमारे पास तो ये आए थे। कौन आया था? सरकार। कौन आया था? सरकार। किसने पैगाम दिया था? ये आपने सुना? इमरान खान को जाके अडियाला जेल के अंदर जवाब सुन लो, मेरे जवाब सुन लो। तुसी सवाल थोड़ा हो गया जे अताउल्लाह तारड़ ने और इनका एक वो नौजवान है, कोई नया कोई बैरिस्टर है, बैरिस्टर की उसने टीवी पे कहा कि दोनों ने, चलो अता जरा सीनियर अब हो गया, अता का कह लेते हैं, उसने कहा जी हमने अली अमीन गंडापुर को खुद अप्रोच किया। ये उठा लें, क्लिप निकलवा लें अपने प्रोड्यूसर को। और किसने जाके इमरान खान से मुलाकात की? वो तो हमारे लोगों ने जाके की। पैगाम किसने दिया था कि सुबह हालात ठीक नहीं? आपकी हुकूमत ने दिया था, वो अपने मुंह से कह रहे हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है, पैगाम कहीं और से आया। अच्छा, वसीला कोई और हो सकता है, पोस्टमैन कोई और हो सकता है। मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਪੈਗਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ शर्मनाक मामला, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते तो नहीं ना। पैगाम की दासी सर, हमें तो हुकूमत ने यह कहा और जिसके ऊपर खान साहब ने आखिर में फैसला किया कि ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बहुत बड़ी गैदरिंग यहाँ पे मौजूद है और फिर इन्होंने मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से लॉ एंड ऑर्डर और ख़ुसूसन केपी से एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो थी, और फिर पंजाब में तो लोगों के ऊपर आपको पता है मोटरवे के दरमियान में ट्रॉले इंटरचेंजेस बंद, तो एक हुकूमत की तरफ से एक वो बनाया गया कि जी हमारे इदारे हमारी हुकूमत सब ये कहते हैं। जलसा क्यों मुलतवी किया? सुन लो सर, मैं जवाब दे देना। तो जब ये सारा मामला खान साहब के पास गया, खान साहब ने फिर एज अ स्टेट्समैन ये फैसला किया कि चलो आज नहीं, अगर ऐसा इंतशार पैदा होता है जिससे ये समझते हैं कि बहुत, तो आप उसको 8 को ले जाएं और फिर ये देखें, क्योंकि ये हुकूमत थी पहले ऐसी एनओसी अलीमा खान ने कुछ और बात की, आपको पता है ना सर? मेरी गल, अलीमा खान ने कहा किसके कहने पे दरवाजा खुला 7 बजे? हाँ, वो अलीमा खान साहब का अगले दिन का इंटरव्यू आपने नहीं सुना जो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, वो भी चला लेना सी सर। लेकिन 7 बजे तुसी कहो कि शहबाज शरीफ सवाल ने जवाब ले लोगे तो फिर लोग ये समझेंगे कि मैंने जवाब नहीं दिया, तो जवाब ले लो सर। समझते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के कहने पे दरवाजा खुला है तो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं आपको भाई जिन्होंने हुकूमत भाया वो ना खुलाया होगा, जिन्होंने भाया है गल तो ना खुलाया, तो असली ना दोनों को ही समझते हैं। आगे आ जाओ तुसी, अब आपने बात की, ये दो वैसे एक आपने अगली बात की, ये असी ना दे मासी दे पुत्र तो नहीं सा 8 तारीख दा एनओसी ते बगैर अदालत दे सानू दे गए ने, आप दे गए ने ना, दे गए कि नहीं दे गए? बाकी रह गई बात जो लाहौर वाले जलसे की, क्योंकि 27 तारीख का वो कहा गया था, तो 8 और उसके दरमियान टाइम बहुत कम था। 8 के बाद अगला जलसा लाहौर में है और वो 5-7 दिन की। एक्सक्यूजेज नहीं है।
नहीं एक्सक्यूजेस नहीं शाह है खबर जिसले हज़ारा बंदियां दी मूवमेंट होनी होंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सक्यूजेस नहीं होंगे। शाह खबर साहब, इस वक्त ना एक सिचुएशन है जिसमें हम एक सूरत हाल देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, फिर हमने रहीम यार खान के अंदर एक सूरत हाल देखी। मुझे लगता था कि अवलीन प्रायोरिटी इस वक्त ये होनी चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठे, पार्लिमान बैठे, डिबेट करे कि नेशनल एक्शन प्लान में कहाँ फ्लॉज थे, कहाँ कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें दोबारा टेररिज्म की स्पिल ओवर हुई है, हमारी सिक्योरिटी की नाकामी कहाँ है, रहीम यार खान में वो रॉकेट लॉन्चर और कहाँ से हथियार आ गए। उसकी बजाय हम जजेस वाले बिल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नदीम साहब, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं जब इस प्रोग्राम में आ रहा था तो मेरे जहन में बिल्कुल यही था कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है आपका मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और इस वक्त जो बलूचिस्तान में हालत है या KPK के कुछ अजला में, वहाँ पे जो सूरत हाल है, वहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेट की कोई रेट नहीं है। मैं समझता हूँ बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी टॉक शोज हैं, जितने भी व्लॉग्स हैं और सारे हैं, वो इस इशू पे होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं वकार साहब, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आप इसको भी थोड़ा सा इसका बेनिफिट उठाएं। अभी आपने खुद फरमाया है ना कि किसने रब्ता किया था इमरान साहब से। अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट ने रब्ता किया था, तो मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात है हमारे उससे हमारे चीफ मिनिस्टर। देखिए उसकी वजह ये है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी KPK है, उनका राब्ता एजेंसीज के साथ भी होना चाहिए, उनका राब्ता गवर्नमेंट फेडरेशन के साथ भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसको आप एक एडवांटेज जो वो करें। नेशनल डिबेट होती है ना मीडिया के ऊपर, आपकी बात में कता कलामी हो रही है, इसको आमतौर पर गवर्नमेंट एजेंडा सेटिंग कर सकती है कि प्रायोरिटाइज करती है अपने एक्शंस को। इस वक्त पार्लियामान का जॉइंट सेशन हो रहा होता है ना, या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों ब्रीफ करते पार्लियामेंट्री लीडर्स को। तो मैं आज प्रोग्राम में एक लफ्ज भी इधर से उधर ना जाता, लेकिन यहाँ इन्होंने बिल डाल दिया 23 मेंबर करने। मैं यही बता रहा हूँ ना कि दिस इज रॉन्ग, मैं बताऊँ दिस इज रॉन्ग। इस वक्त जरूरत की समर की है। मैं समझता हूँ कि तमाम बिजनेसेस छोड़ के आपको इस बलूचिस्तान की और KPK की और जो मियाँ वाली बता रहे हैं, इसके ऊपर आपको तमाम चीजें मुअत्तल करके पहले उस पे आना चाहिए। KPK बेशतर इजला पूरा आपका बलूचिस्तान और आपका सदर्न पंजाब सारा अनरेस्ट हो चुका है। मैं यही कह रहा हूं, और हमारी प्रायोरिटी क्या है? ये मुल्क होगा तो सब कुछ। जज कैसे काबू करने, हमारी प्रायोरिटी है जज कैसे काबू करने। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, इस वक्त ज़रूरत है, चूँकि हमारा मुल्क इस वक्त दाखिली, खारजी, इक्तसादी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट, और उसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इस मुल्क के अवाम है, जो कि महंगाई और बिजली के बिलों नीचे पिसे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, इसके लिए देखिए सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। PTI की भी है, मौजूदा गवर्नमेंट की भी है, तादियों की भी है। ये कम अज़ कम आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आपने किसके साथ मुज़ाकरात करके मामलात को आगे लेके जाएंगे? देखिए सिविलियंस को, देखिए मैं आपको बताऊं, आप अगर मुज़ाकरात करें, आपकी ग्रीवेंसेस हैं, बिल्कुल जायज़ हैं, टेबल पे बैठेंगे, आप मेरी बात सुने, आप कम अज़ कम जब पॉलिटिकल डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करेंगे, आपके बहुत सारे हल निकल सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि चलें हम साल 1.5 साल हम कोई भी पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं करते, आप चलाएं, मिड टर्म इलेक्शंस पे राजी हो जाएं, कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाए, आप जो इंतखाबी जो कवानीन है उनको ठीक कर लें, कुछ चीज़ों के ऊपर आप इत्तेफाक कर लें एंड मूव फॉरवर्ड। आपकी बात मैं इनकी बात से भाई है, इनकी बात और आपकी बात से दोनों की गल्लां दा जवाब जनाब ने होने क्या कि 7 बजे हुकूमत तो दरवाजे नहीं खुलवा सकती। हाँ, तो जी हुकूमत अपनी जेल के दरवाजे नहीं खुला सकती, सानू तुसीं कहंदे हो ना बह के गल करो, नहीं फिर भी करनी पड़ेगी यार, हद होगी, बात उनसे करनी पड़ेगी। मतलब जेल के दरवाजे नहीं खुलवा सकते, यानी कि उनके पल्ले कुछ नहीं है, दे हैव नो अथॉरिटी, दे कांट डिलीवर एनीथिंग, दे कांट रिजॉल्व एनीथिंग। हाउ कैन वी से इनके पास जेल का दरवाजा खोलने का इख्तियार है, उस तक जाने के लिए भी आपको पॉलिटिकल डायलॉग करना है। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं, अभी अतात पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू है, तो ये क्यों फिर अतात अरड़ से इन्होंने क्यों बात की है और उससे क्यों पैगाम दिया? अतात अरड़ वहां उसने बात की वहां, नहीं तो अतात बाकी यूजला से, लेकिन अतात अरड़ की बात के ऊपर अली मीर गंडापुर ने सुन के पैगाम दिया कि जलसा मुल्तवी करा। वो अतात अरड़ ठीक है, फिर हमें कह रहे हैं कि जेल के साथ मैं नहीं किया जनाब, शायद सुनिया नहीं जनाब ने गवर्नर, जनाब ने शायद गवर्नर नहीं सुनिया, जनाब ने गवर्नर नहीं सुनिया, मलिक साहब ने क्या बूए खुलाने जोगे नहीं जे क्या जे बूए नहीं खुलवा सकते, बस मुक्की जी गल, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਸਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਾਂਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਸਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾ ਛੋੜਿਆ। You guys put your words in my mouth। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक ले लें।
वेलकम बैक। यासिर हकीम हमारे नुमाइंदे पिंडी से हमारे साथ है। यासिर, ये बताइएगा कि इमरान खान ने जब मीडिया इंटरेक्शन किया तो उसके अंदर उन्होंने कुछ तफसील बयान की कि किसने पैगाम दिया था जलसा मुलतवी करने के हवाले से? शुक्रिया नदीम मलिक साहब, इस हवाले से उन्होंने कोई चीज़ वाजे नहीं की, लेकिन मैंने उनसे ये सवाल ज़रूर किया था कि जो जलसा मुलतवी किया गया उसके हवाले से ये इतलात है कि वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KPK का आपस में रब्ता हुआ था और उसी दौरान जलसा मुलतवी करने के हवाले से बातचीत हुई और सुबह सवेरे जो है वो आपकी मुलाकात आजम सवाती और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर से करवाई गई। तो उनका ये कहना था कि मैं इस हवाले से कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये जलसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुलतवी किया गया था कि हम इंतशार से बचना चाहते थे। लेकिन जिस दिन ये जलसा मुलतवी किया गया उससे अगले दिन यानी 23 अगस्त बरोज पीर को जो समाअत हुई थी, उस दौरान मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आजम सवाती की आपसे इतनी आउट ऑफ वे जाकर मुलाकात करवाई गई और रात के पिछले पैर ये आजम सवाती साहब ने एतराफ़ किया कि वो उनको पैगाम पेशावर में मिला था और सुबह सवेरे वो 7:03 पर अडयाला जेल में हुए। तो आपका पिछले रात के पिछले पैर आपको कहां से उनसे राब्ता करने की सहूलत मुयसर हुई? पैगाम रसा कौन था? किसके जरिए आपको पैगाम भिजवाया गया और किसके जरिए आपने पैगाम जो है वो आजम सवाती तक पहुंचाया? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना जवाब दिया था कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने वाज़े तौर पर नहीं कहा, लेकिन कुछ हुकूमती तर्जमानों की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई थी कि वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KPK के दरमियान रब्ता हुआ था, जिसके बाद ये जलसा मुलतवी करने के हवाले से तमाम तर इंतजाम किए गए थे। यासिर हकीम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शाह खबर साहब, पहले आप ही रोशनी डाल दें। देखिए, ये इस तनाज़ात को तरीका मौजूद है। अगर आप ये कहें कि ये सिर्फ सियासी लोग बैठेंगे तो हल हो जाएगा, नहीं हल होगा। इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर एक मेजर प्लेयर है, उसको हिस्सा लेना पड़ेगा और जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीछे से ड्राइविंग फोर्स कौन होती है हर गवर्नमेंट के पीछे, और उनकी हिमायत के ऊपर ही वो गवर्नमेंट चलती है। लेकिन ये बात है कि आपको फ्रंट के ऊपर, जैसे अभी ये आपके यासिर हकीम साहब ने भी बताया, हम भी डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली ये राब्ता पॉलिटिकल साइड से हुआ था। देखिए, अली अमीन गंडापुर जो है वो किसी और मुल्क के वज़ीर आला तो नहीं है ना, वो एक पाकिस्तान का एक सूबा है, उसके इलेक्टेड वज़ीर आला है। उनको अगर गवर्नमेंट ने उनके साथ इतनी वर्किंग रिलेशनशिप है फेडरल गवर्नमेंट की, अगर उन्होंने उनको कायल किया कि ये सिचुएशन है, ये यहाँ पे ख़राबी हो सकती है, और उसको अगर उन्होंने वाकई पॉजिटिव सेंस में लिया, नहीं मेरी सुने, फोन लाइन मिलाने वाला हो सकता है अली अमीन गंडापुर हो, लेकिन पैगाम किसी और का था। इस पे लेकिन मैं ये कहता हूँ, चलें, ये भी अच्छी बात है नदीम मलिक साहब, ये भी अच्छी बात है कि अगर जिसको आप इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ से भी अगर हुआ और उससे अगर एक सेंस प्रिवेल कर गई तो दिस इज अ गुड साइन, आई बिलीव। मैं तो एक्चुअली ये चाहता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट भी, ये भी और ये नून वाले भी बैठे आपस में और रिजॉल्व करें पाकिस्तान के मसलों को। सारा मैंडेट वापस करो वसीम। देखिए मैं आपको कैसे करें, ये होगा कैसे? देखिए, आप जब 96 में बीबी की गवर्नमेंट जब खत्म की गई, उनकी हुकूमत मेजॉरिटी थी ना, उसके बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें PMLN को 2/3 मेजॉरिटी, हैवी मैंडेट, और पीपल्स पार्टी कितनी सीटों के साथ थी पार्लियामेंट में? 18 या 16 17 मेरा ख्याल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पता था कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने वो जो पार्लिमानी रोल था वो प्ले किया। शी स्टूड देयर एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। उन्होंने कहा कि हमारे बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम सिस्टम को चलाने के लिए हम पार्लियामेंट में बैठे हैं और अपना रोल अदा करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट उसमें उनको गवर्नमेंट भी मिल गई। मैं ये कहता हूँ कि ये ठीक है, आपके एतराज़ात अपनी जगह पे, आपके फॉर्म 47 के एतराज़ात, आपकी और चीज़ें, प्री पोल रिगिंग जो है, पोस्ट पोल रिगिंग, एवरीथिंग, लेकिन आपने बहरहाल टेबल पे बैठना उन्हीं के साथ है जो इस वक्त जो जिनके पास इक़्तिदार है, जो कि मैटर करते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया, इनके साथ हम बैठने के लिए तैयार नहीं है, बैठना आपको फिर भी पॉलिटिशियंस के साथ पड़ेगा। मोहसिन रांझा साहब, आपकी जमात की जानिब से अभी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपको APC भी करनी चाहिए, आपको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी करना चाहिए, आपको जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन भी करना चाहिए। एक नुक्ते के ऊपर, पाकिस्तान में अमन कैसे लाना है, उसमें ये जजों को मैनेज करना, PTI को कैसे फिक्स करना है, ये कुछ नहीं शामिल होना चाहिए। नो पॉलिटिक्स, पाकिस्तान। आप क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इससे पहले कि हम आपके मैं सवाल को जवाब दूं, मैं मुख्तसरन जो जलसे को मुलतवी करने के हवाले से बातचीत हुई, मैं इसमें KPK गवर्नमेंट में और अली अमीन गंडापुर साहब को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जो भी बात थी, जो भी उन्होंने मानी, जो भी उनको बताया गया, हालात उनके सामने रखे गए,
उन्होंने माजी की तरह या जो एक पहले होता है ज़िद और मैं ना मानूँ वो वाली बात से हट के पाकिस्तान के अमान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पीस के लिए उन्होंने जो भी इंतशार को मज़ीद रोकने के लिए एक अच्छा फ़ैसला किया। अब दूसरी बात आ गई है APC की। यकीनन APC मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म जो है उसको उजागर किया है, उसको प्रमोट किया है, उसको ज़िंदा रखा है। मिसाक़े मईशत जब हमारा RTS सिस्टम बैठ चुका था, धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए थे, हमारी पंजाब हुकूमत क्यों नहीं दी गई थी। ये आप हिस्ट्री में चले जाते हैं ना, APC आप कर रहे हैं ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आप कर रहे हैं। कल 14 फौज के और लॉ इन्फोर्समेंट के जवान शहीद हुए, 50 बंदे हैं, 39 वो हैं जिनको बसों से उतार के मारा गया। तो इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है? मैं तो इस बात को समझने इसका असर, मुझे आज आपकी खबर हुकूमत की ये मिली है, आपकी हुकूमत से मुझे खबर ये मिली है कि आप जजों को बढ़ाना कैसे है। मुझे तो आपकी कोई कन्फ्यूजन नजर आती है आपके अंदर। नहीं देखिए, एक तो बात यह है कि जो सियासी मसाइल हैं या जो बाकी अमूर हैं, जो गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला, वो वाकई इस वक्त अहमियत उनकी वो नहीं है जो इस वक्त दहशतगर्दी से रिलेटेड, मतलब पेंडेंसी ऑफ केस को रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन इस वक्त तो आपकी इमरजेंसी सर पे तलवार लटक रही है, आपके सिविलियंस को मारा जा रहा है। पुलिस में पंजाब को रीमयार खां में 12 उन्होंने पुलिस वाले मार दिए और आपकी प्रायोरिटी पता नहीं किधर। नहीं देखिए, 12 पुलिस वालों के ऊपर जो वाक़या हुआ, शातें हुई, उसके ऊपर तो हमारी तरफ से जो पंजाब हुकूमत मरीम नवाज साहिबा ने उस पर बरवक्त एक्शन लिया। वज़ीर आला क्या एक्शन लिया? मतलब बंदे जो मारे हुए वापस आ जाएंगे? देखिए, आपकी प्रायोरिटी इस वक्त रॉन्ग है सर। रांझा साहब माने या ना माने, कि जो कच्चे में हुआ है वो उसकी एक पीछे तारीख है, वो 10 साल की, 1 साल के 6 महीने पहले का वाकयात नहीं। कई भाइयों पे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, अपनी जान बचाने की नहीं दे रहा। अगर बलूचिस्तान में भी इन वाकयात की हिस्ट्री मौजूद है। अगर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आप उल्टा दे रहे हैं कि ये पहले भी वाकयात हो जाते हैं। ये नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर आपने कच्चे के इलाके में से सफाई करनी है तो सिर्फ पुलिस ऑपरेशन से वो चीज़ें नहीं, वहाँ पे माशी खुशहाली, सड़कें, डेवलपमेंट, और वो एक ऐसा प्लान आपको देना पड़ेगा, वहाँ पे तालीम, ये सब कुछ करना पड़ेगा। लोगों को वो एक ज़िंदगी का पैटर्न ऑफ लाइफ देना पड़ेगा कि वो डाकुओं के चुंगल से आज़ाद हो और उनको वे ऑफ लाइफ अच्छा मिले। वो एक बड़ा लंबा प्लान है जो होगा, उसकी एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए। लेकिन सर मेरी सारी उम्र गुजर गई है, मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आता जा रहा है, पता नहीं अल्लाह ने कब जाना है। लेकिन ये जो कच्चे के डाकुओं की कहानी मैंने बचपन में पढ़नी शुरू की थी ना, आज तक मैं वही पढ़ता आ रहा हूँ माजरत के साथ। बात यह है कि वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अभी तक हो रहे हैं, अभी भी हुआ था, पीटीएम की हुकूमत में भी हुआ। वो इतना अनफॉर्चुनेट है जिसपे हमें भी अफसोस होता है कि यार अभी नहीं तो फिर कब। ये तो हम भी कहते हैं कि ये बस भी होना चाहिए। मैं सिर्फ इस पे ये बात करूंगा, मैं अपने देखें, पहले तो बात ये जो वहाँ पे हुआ उसकी तो जितनी हम वो मजम्मत करें वो हमारे जवान। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ आपने देखा। मैं बलूचिस्तान की बात भी कर रहा हूँ, मैं रहीम यार खान की बात भी कर रहा हूँ, मैं मियाँ वाली की बात भी कर रहा हूँ। ये सब हमारे अपने बच्चे थे। ये फोर्सेस जिसकी मर्जी हुकूमत हो, ये जो फोर्सेस के जवान है, ये हमारे जवान है, ये हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं। और इनके साथ जब इस किस्म का कोई वारदात होती है तो दिल खून के आंसू रोता है और तकलीफ होती है। बात मेरे भाई ने रहीम यार खान की, मैं थोड़ा थोड़ा उसको टच करूंगा। आज भी 4 शहीद हुए हैं तीरा ऑपरेशन। रहीम यार खान की बात की, तो पता नहीं परेशानी क्यों नहीं, आप लोग अजीबोगरीब सियासत कर रहे हैं। रहीम यार खान की बात हुई, मैं उस पर यह कहूँ कि वो माशी खुशहाली तो 30-35 साल का अरसा गुजरा है इनकी पार्टी का उस सूबे में और मुल्क में हुकूमत का। बात यह है उसको अभी छोड़ें, बात ये थी कि किस मॉडल की गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे थे, क्या उनका इक्विपमेंट काम कर रहा था, क्या उनकी गन्स काम कर रही थी, वो किन कंडीशंस के अंदर, कच्चे के अंदर वो देवर पेट्रोलिंग। ये ज़्यादा मतलब अगर हम अपनी गाड़ी के लिए करोड़ों रुपए के टायर मंगवा सकते हैं अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए, तो जो कच्चे के डाकुओं को आपने वो नवे मॉडल पुरानी पेट्रोलिंग गाड़ी दी, गाड़ी देख लेना ज़रा उन्होंने जैसे फायर हुए ने, और जो उनका इक्विपमेंट, जो उनका वायरलेस सेट के साथ क्या और जो गन्स के साथ क्या, वो शर्मनाक है, वो शर्मनाक है। कच्चे के डाकुओं के साथ रॉकेट लॉन्चर और इतना इक्विपमेंट कैसे उनको मिलता है? वहाँ बैठे हुए कोई ज़मीन तो नहीं उगाती ना, कोई वहाँ से आ रहा है, नजरिया है, बिल्कुल किसकी जिम्मेदारी है? होल्ड देम अकाउंटेबल, जो बिल्कुल नाकामी की जिम्मेदारी। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान को तबाह करने की। और मैं वफदी पार्टी लाइन बात कर रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में तो IG को चाहिए कि PTI वालों को कुटना बंद करके पुलिस को उतों कढ़ के ना जरा डाकुओं वाले पासे लावे, ताकि वो अपनी जॉब करन। तो उन्होंने खर्चा करो, अपनी गड्डियां के टायर वाले पवा लेना, बुलेट प्रूफ दे इन्हों दे,
जो वहां हो रहा है उस पर हमें एक नेशनल कंसेंसस करने की जरूरत है। दोनों हाँ, और क्यों केपी भी। हाँ केपी क्यों? क्योंकि ये माजी की चाहे किसी की भी पॉलिसी थी उसका शाखसाना है, क्या क्या पॉलिसीज रही हैं और किस किस तरीके से चलती रही हैं। उसमें मिलिट्री फोर्सेस को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वहाँ चीज़ों को देख रहे हैं। हुकूमत को चीज़ों की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। हम सिर्फ इदारों पे और मिलिट्री पे नहीं फेंक सकते, वहाँ आगे आना पड़ेगा। ओनरशिप तो आप लोगों को लेनी पड़ेगी। अब देखिए, जब ओनरशिप ना लें तो उसकी तबाही क्या होती है। जब इन लोगों ने, पीटीआई वालों ने, आप लोगों ने वो वापस लाने दिया ना टीटीपी वालों को, अगर आपकी हुकूमत पोलिटिकल ओनरशिप लेती ना, इस स्टेप को आपको रेजिस्ट करना चाहिए था। जेलों से 200 बंदा छोड़ा, प्रेसिडेंशियल पार्डन आप लोगों ने दी, इसलिए कि उस वक्त जो साहब बैठे हुए इस चीज़ को प्लान कर रहे थे उनको सही लग रहा था, आपने मोर लगा के काम कर दिया। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि मुराद सईद नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मुराद सईद ने जो स्वात में और आगे पीछे जिस तरीके से तालिबान की जो दोबारा रीसेटलमेंट हो रही थी उसको जिस तरीके से उसने ब्लॉक किया है, वो तो आप किसी स्वात तो आने किसने बंदे आने दिए थे? बंदे किसने लाया? आपकी हुकूमत ने। नहीं सर, प्रेसिडेंशियल पार्डन किसने दिया? आपके प्रेसिडेंट ने। वो जेलों से किसने छोड़ा? आपके प्राइम मिनिस्टर ने। नहीं, ऐसे नहीं है। वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे ही है। नहीं, मेरी बात आप सुने। हमारे जिन लोगों ने उसको फाइट बैक किया वो उसकी कीमत आज भी कर रहे हैं। सर, योर गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल। नहीं सर, ज़रबे अज़ब के जितने, आई विल नॉट एग्री। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं मलिक साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं भाई जिसकी हुकूमत 3 साल रही है इस मुल्क में वो सारे गंदा रिस्पांसिबल है, जिन्होंने 3 साल रही हो कोई नहीं। टीटीपी को वापस किसने लाने दिया? और सब लेके आए। आपको मुशर्रफ का टाइम याद आप नहीं नहीं कर रहे हैं। आपको अगला टाइम याद नहीं ऐड करना। टीटीपी के साथ जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो किसने बनाई सी कमेटी? इरफान सिद्दीकी की कमेटी का मेंबर नवाज शरीफ ने बनाई। तो फिर मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात टीटीपी ना खुशी करो। बात यह है कि जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और उसने ही ज़रबे अज़ब की और हमारा मिनिस्टर खान साहब जो थे अटक वाले वो शहीद हुए। हम इन दहशतगर्दों से इस तरह लड़े थे और इसकी कोई शक नहीं, हमने जीरो टॉलरेंस दी थी। जो पाकिस्तान की फोर्सेस ने, शहीदों ने, के साथ आप दोनों में बहुत खामी है। पंजाब के अंदर एपेक्स कमेटियां बनी, पंजाब के अंदर जितने फोर्थ शेड्यूलर थे वो आपके जलसों में पूरे पाकिस्तान के बीच में, मैं उनके नाम नहीं लेता, ये भुगतते रहे साहब। जो पाकिस्तान के जो जितनी भी एपेक्स कमेटियां थी हर सूबे की इफेक्टिव हुई, काम हुआ, पता हुआ दहशतगर्दों के खिलाफ एपीएस का वाकया हुआ, उसके बाद ज़रबे अज़ब, रद्दुल फसाद, ये सारे खबर साहब ये दोनों जमातें अपने अपने वक्त में, नून लीग भी सिंपथाइज करती रही। ये इन्होंने दुरुस्त निशानदेही की है। जो इरफान सिद्दीकी वाली कमेटी थी नवाज शरीफ ने बनाई थी। पंजाब की पूरी इनकी पॉलिटिक्स में फोर्थ शेड्यूलर इनके जलसों में साथी होते थे। शेख वकास साहब की पार्टी ने टीटीपी को ज़रबे अज़ब के बाद दोबारा पाकिस्तान आने के लिए दरवाजे खोल के वेलकम किया। इन्होंने बंदे लाए, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो हम तो फिर तबाही के रास्ते पे हैं। ये भी आए तो अपनी बारी यही करें, वो भी वही करें। देयर इज नो पॉलिटिकल ओनरशिप। मैं आपको बताऊं कि माजी में और इसमें एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है सर, इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है। बिल्कुल है, वो बहुत बड़ा रोल है प्राइमरीली उनके ऊपर बोझ है इस बात का। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल मेरे भाई बैठे हुए राजा साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि PMLN की और शरीफ फैमिली की जो इंक्लिनेशन थी तालिबान के लिए या उनके लिए वो कितनी ज़्यादा थी। उसामा बिन लादन के साथ उनके जो ये मुतनाज़ा चीज़ें हैं वो भी सबको पता है। शहबाज साहब ने तो कहा था पंजाब में क्यों हमले करते हैं, पंजाब में क्यों हमले करते हैं, पंजाब में तो हमले ना करो। शहबाज शरीफ का बयान, ये भी कोई इस पे दूसरी राय नहीं है कि जो PTI की हमदर्दियां हमेशा रही हैं तालिबान के साथ। उन्होंने जब भी ऑपरेशन उनके खिलाफ हुआ इन्होंने मुखालफत की। देखें मैं आपको बताऊं, हम दूसरा रास्ता देना चाहते हैं। ये तो दफ्तर खुलवाने की बात करते थे। देखें मैं आपको ये बता रहा हूं कि, और ये भी मैं आपको बताऊं कि 2013 का इलेक्शन था उसमें क्या पोजीशन थी। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी सिवाय PTI के जलसा नहीं कर सकती थी। और ये बेनिफिशरीज रहे हैं। ये इस चीज को, इसको ये हकीकत है और ये तारीख का हिस्सा है। अब हमें आगे बढ़ना है। सर हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ सोचना पडेगा। एस्टेब्लिशमेंट की जितनी आउटफिट्स हैं उसकी क्रिएशन के अंदर उनको अपनी पॉलिसी 9/11 से पहले क्या यही लोग इनकी ट्रेनिंग कैंप्स जो है ओपनली इन दी पेट्रोनाइजेशन ऑफ स्टेट नहीं होते थे KPK में? ये सारे वही ट्रेंड लोग हैं 70s से चले जिनको हमारे रियासत ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ट्रेंड किया, अपना परवान चढ़ाया ही नहीं, परवान चढ़ाया। और आज जो है वो हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये हमारी कंट्रडिक्शंस हैं। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ आज ही सीधे हो जाते हैं सर। यही बात आज भी सब बैठ जाए, अपनी गलतियों का एतराफ करें और आगे मूव फॉरवर्ड करें कि हमने 3-4 बड़ी सियासी जमातें और फौज इस बात के ऊपर मोहर लगा दें कि हमने ये मुसल्लह जत्थे पाकिस्तानी सरजमीन पे नहीं छोड़े। मेरी सियासी जमाता नहीं, में ये जत्थे सियासी जमाता नहीं,
ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਣ ਔਰ ਤैयार ਕਰਨ ਭਈ अच्छा, लानत वो भी करो बैठे, ऐसा मैंने करके। उनको साथ शामिल हाँ बहुत अच्छे एस्टेब्लिशमेंट और बिल्कुल, 3-4 बड़ी सियासी जमातें वो लगा दें 3 महीनों में खत्म हो देखिए जाए। जनरल फैज अबीद साहब का वो जो कप है वो होटल में बड़ा जो- बहुत महंगा पड़ा है सर, वो क्यों? बहुत बहुत महंगा बहुत महंगा पड़ा पड़ा है पाकिस्तान मैं को। यही कह रहा हूँ उस कप देखिए की सिविलियन कीमत देखिए जब तक वर्ल्ड कप से भी ज्यादा मैं आपको- He is fantastic, बहुत महंगी वो थी जब छोटा तक सा कि कप था लेकिन civilian- वर्ल्ड कप से ज्यादा कीमत अदा करनी जब पड़ तक रही है सिविलियन सुप्रेमेसी कायम नहीं होगी इस मुल्क में, जब तक वैसे एक बात आर्टिकल बताइए, 242 जनरल फैज का का- जो है सही मानों में स्पिरिट के साथ उस पर अमल दरामद नहीं जनरल होगा। फैज का वो उस काबुल वक्त का तक ये विजिट ऑथोराइज किया था किसी ने? वो जो काबुल का विजिट था उस वक्त किसी ने बिल्कुल authorize किया था। किसने? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने शेख बिल्कुल किया मुताबिक? था। सर देखें ये जो मिलिट्री के मैटर्स होते हैं उनमें इनपुट हमेशा मिलिट्री के इदारों से ही ली जाती है DGISI ऑब्वियसली, किसने विजिट ऑथोराइज किया था? जिस मेरे तो इल्म में नहीं है। DGISI इज आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए तो इनको पता नहीं है। सर उसमें मैं गुजारिश करता चलता हूँ कि अगर ये जो अब आपने मैं बात अगली की और है गल ना, करांगा हमेशा- तो गल रोले वाली बन जाएगी, छड़ो जो देखिए ये बात तो जो भी हम कर रहे हैं वो तो एक अपनी जगह पर ये है, ये तलख हकीकतें हैं, माने या एक ना लाइन माने में time- आपको सारा कुछ पता है, बात सच्चाई की है उसका गल ही मुक्की। लेकिन तौबा कर ले सारे, बात सच्चाई की है अल्लाह से रुसवाई भी की। तौबा कर ले और बात रब से ये भी है कि तौबा सर कर ले। दहशतगर्दों के मामले पे सारों की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और एक पेज पे होनी चाहिए। ठीक जो आएगा। अभी तक कोई- अभी तक है नहीं है। I think we should end with this note. शाह खबर साहब और Bill- शेख वकार सकरम साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।